हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज एक नई सीरीज का आगाज आपके सामने कर चुके हैं जो कि एसएससी एमटीएस से संबंधित है। आपको पता है एसएससी एमटीएस हर सेट के हिसाब से 25 क्वेश्चन जीएस का पूछती है, जिसमें जीएस से संबंधित विशेष तथ्य आपसे पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सुपर 25 सीरीज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। क्वेश्चन तो सुपर 25 होगा जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है, लेकिन इसका जो व्याख्या हम देंगे लगभग 500 से अधिक फैक्ट के विषय में जानकारी आपको देंगे। हाल ही में आपने देखा एसएससी जीडी का एग्जाम करा चुकी है और सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, सीआरपीएफ का भी एग्जाम चल रहा है। तो ध्यान रखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न पर किस तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरा व्याख्या देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा एसएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है उसी को ध्यान में रखकर यह सीरीज तैयार की गई है। तो यदि परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन पहला क्या दिया गया है? नादस्वरम। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? नादस्वरम। दूसरा नदस्वराम, तीसरा सितार और चौथा आपका दिया संतूर। तो ध्यान से उत्तर लगाएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संतूर। क्या हो जाएगा? संतूर। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। तो विस्तृत व्याख्या आपके लिए एकदम बहुत रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो शिव कुमार शर्मा किससे जुड़े हुए हैं? संतूर से। आपको अभी बता ही दिए हैं। कहाँ के निवासी थे? जम्मू कश्मीर के। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। और 1986 में इनको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है और 1991 में इनको क्या मिला? ध्यान रखिए, पद्मश्री पुरस्कार। 1991 में पद्मश्री, जबकि 2001 में इनको क्या मिला? पद्म विभूषण। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला संतूर वाद्य यंत्र। संतूर वाद्य यंत्र ये जम्मू कश्मीर से का एक फेवरेट वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। इसके बाद कुछ यहाँ पर जो लिस्ट दिया, इस लिस्ट को आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो क्या दिया इस लिस्ट में? जैसे देखिए, एक क्रम वाद्य यंत्र वादक। तो जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। किसको नहीं पता है? हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी नाम एकदम जाना पहचाना है। किससे? बांसुरी वादक थे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? सितार वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तबला वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। उस्ताद असद अली किससे? बीड़ा वादक थे। और अमजद खान अली किससे संबंधित थे? सरोद, ध्यान रखना। और टीएच विनायकरम किससे संबंधित थे? घट्टम से। किससे दोस्तों? घट्टम से। और आपने देखा रामनद वर्सेज राघवन किससे? मृदंगम से। पंडित राम नारायण को याद रखना, सारंगी से संबंधित थे। शकूर खान सारंगी से संबंधित थे। अली अकबर खां सरोद से संबंधित थे। अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित थे? सूरत किससे? सूर बहार यानी वाद सितार से। यमेश गोपाल कृष्णन वायलिन बजाते थे। और यू श्रीनिवासन मंडोलिन से संबंधित थे। ब्रिजभूषण काबरा किससे? गिटार वादक थे। विश्व मोहन भट्ट किससे थे? बीड़ा वादक थे। जबकि आप देखेंगे तोता शर्मा तबला और अल्लाह खां किससे? तबला से संबंधित थे। ध्यान रखना, इसमें खासकर आपको ए याद रखना है। ए याद रखना है। ए तो चारों एकदम विशेष कर याद रखना है और खास ये भी याद कर लेना है। पूरा तो याद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि आप सीरीज देख रहेंगे दोस्तों तो परीक्षा में कुछ न कुछ इसका आंसर जरूर मिलेगा, जिसके अनुसार आप तर्क कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन प्रीवियस में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है, जो पानी में नहीं घुल सकता? ऑप्शन दिया है दूध, बी चीनी, सी नमक, डी चाक या पाउडर। तो दूध पानी में नहीं घुल सकता, चीनी पानी में नहीं घुल सकता, नमक नहीं घुल सकता, चाक पाउडर। तो इसका उत्तर सबसे आसान है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाक पाउडर पानी में नहीं घुल सकता। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। तो जैसा कि दिया है चाक पाउडर पानी में अघुलनशील है, तो इसका रासायनिक नाम आपसे पूछ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना। तो क्विक लाइम, इसे क्विक लाइम से नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। आपने देखा साधारण नमक, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हम गलती से बोल दिए। और ध्यान रखना चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C12H25O11। ध्यान रखना अगर चाय का पाउडर को गर्म करने पर क्विनलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ध्यान रखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय को गर्म करने पर क्या मिलता है, क्विनलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन प्रीवियस में क्या पूछा गया। ध्यान समझिए कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ऑप्शन क्या दिया है, उपभोक्ता मामले विभाग, बी वाणिज्य विभाग, सी औषध विभाग, डी पशुपालन विभाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आशा करते हैं आप लगा चुके होंगे। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या आपको बता देते हैं। तो ध्यान रखना, तो विस्तृत व्याख्या क्या हो जाएगी, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट शुरू किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया गया था। ध्यान रखना कैसी परियोजना, वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा निर्मित की गई। ऑप्शन ए दिया बगीचा, बी तालाब, सी झील, डी जंगल। तो इसमें कौन सा ऐसा पारतंत्र है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो आशा करते हुए आप बता चुके होंगे। चलिए देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बाग का निर्माण हम लोग स्वयं करते हैं, इसलिए बगीचा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बगीचा कृत्रिम पारितंत्र की उदाहरण है। ध्यान रखना कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक सरल पारितंत्र होता है क्योंकि हम स्वयं उसका डिजाइन करते हैं, इसलिए सरल होता है। कृत्रिम पारितंत्र की अवगुण है, इसमें पौधों की आनुवंशिक विविधता के साथ साथ प्राकृतिक जैव विविधता भी नष्ट होती है। ध्यान रखना क्योंकि कृत्रिम पारितंत्र को बनाने में हम क्या करते हैं, कुछ अन्य चीजों को नष्ट करते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। और इसके विषय में अन्य जानकारी समझ लीजिए। कृत्रिम पारितंत्र खासकर मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र है, इसके विषय में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा से समझ लीजिए। स्थलीय पारितंत्र में वन घास के मैदान, मरुस्थल व टुंड्रा आ जाएगा। जलीय पारितंत्र में क्या आ जाएगी, अलवड़ीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, संक्रमणकालीन पारितंत्र। ये सब किसके अंतर आ जाएंगी, जलीय पारितंत्र में। ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। अगर पारिस्थितिक परिस्थिति माफी चाहूंगा प्राकृतिक पारिस्थिति तंत्र को स्थलीय पारितंत्र एवं जलीय पारितंत्र में विभाजित किया जाता है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन क्या दिया गया है, बगीचा, बी तालाब, सी झील, डी जंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बगीचा। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी समझ लेते हैं। तो बगीचा जैसा कि दिया, बगीचा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यानी बगीचा कैसा कृत्रिम पारितंत्र है, क्योंकि बगीचे का निर्माण हम लोग स्वयं करते हैं। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी अत्यधिक पारितंत्र होता है जिसमें प्रजाति विविधता न्यूनतम होती है। ध्यान रखना प्रजाति विविधता न्यूनतम होती है। तो कृत्रिम पारितंत्र की अवगुण यह है कि इसमें पौधों की आनुवंशिक विविधता के साथ साथ प्राकृतिक जैव विविधता भी नष्ट हो जाती है। ध्यान रखना। और पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थलीय पारितंत्र एवं जलीय पारितंत्र में विभाजित किया गया है। स्थलीय पारितंत्र को वन घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा में विभाजित किया गया है, जबकि अगर जलीय पारितंत्र में देखेगा इसमें अलवड़ीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र और संक्रमणकालीन
पारतंत्र में बांटा गया है। पारतंत्रीय तंत्र ध्यान रखना किससे संबंधित है, एजी ट्रांसले से संबंधित है। किससे, एजी ट्रांसले, आप याद रखना है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पिछली बार क्या पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया प्रति 1000 पर 900 महिलाएं, प्रति 1000 पर 740 महिलाएं, प्रति 1000 पर 840 पुरुष और प्रति 1000 पर 640 पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या समझ लेते हैं। विस्तृत व्याख्या क्या दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पर 940 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात पूछेगा 943 है। 2011 में और समझ लिए विशेष फैक्ट, 2011 में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष यानी 927, 2001 के जनगणना में जो कि 918 हो गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो है विश्व की कुल जनसंख्या की कितना थी, 17.5%, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था 325 वर्ग प्रति व्यक्ति था, जबकि 2011 में कितना हो गया, 382 हो गया। ध्यान रखिए कितना हो गया, 382, विशेषकर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन 6 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है। तो ध्यान रखिए एकदम सेम उसी तरीके का डिजाइन किया गया है जिस तरीके से एमटीएस आपसे पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है वंदे एक्सप्रेस ट्रेन, ऑप्शन डी है हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 ट्रेन सबसे तेज ट्रायल के अनुसार चलती है। समझ गया। चलिए आगे देखते हैं इसके विषय में थोड़ी और जानकारी। वंदे भारत एक्सप्रेस की गति 180 किमी प्रति घंटा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया पहल के तहत चेन्नई के पेरम्बूर में सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 17 फरवरी 2019 को अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया था। पहली वंदे एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली के बीच एवं दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत गजब का है कि सरकार द्वारा ... से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी। गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, जनसंख्या वृद्धि के लिए या पर्यावरण दुर्दशा के लिए। तो ध्यान रखना अंत्योदय किससे संबंधित थी, अंत्योदय आपकी गरीबी से संबंधित थी। ध्यान रखिए। तो चलिए इसके विषय में समझ लेते हैं। सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना AAY शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रारंभ में प्रति परिवार 25 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया जाता था। अप्रैल 2002 से खाद्यान्न बढ़ाकर प्रति परिवार 35 किलो कर दिया गया। ध्यान रखना कितना कर दिया गया, 35 किलो। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत चावल, गेहूं एवं मोटे अनाज क्रमशः 2 रुपये तथा 1 रुपये में उपलब्ध किया जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या आपको बता दी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिन्हें स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है या फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो ध्यान रखिए ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, बी तरला जोशी, सी अभिलाषा पाटिल, डी सरोज खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लता मंगेशकर। क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर। इनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है।
चलिए इनकी थोड़ा व्याख्या समझ लेते हैं। तो लता मंगेशकर जी ने स्नेह भरे उपनाम भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। लता मंगेशकर को 2001 में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया। लता मंगेशकर को 1969 में पद्म भूषण मिला और 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ध्यान रखें, लता मंगेशकर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, कहाँ का? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑफिसर ऑफ द लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया। कब? 2007 में। ये भी आप हाईलाइट है, आप याद करके जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? ऑप्शन है बोध गया, बी कुशीनगर और सी बराबर गुफा है, डी सारनाथ। तो सबसे पहले उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं कि भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। कितने ब्राह्मणों को दिया था? 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। इसके विषय में थोड़ा और विस्तृत समझ लीजिए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। ध्यान रखना, कुल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था। बोध गया में महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे संबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। बराबर की गुफा बोध गया के निकट है। शिलाखंड वास्तुकला के प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। अशोक का पोता एवं दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में गुफा निर्मित करवाया है, जो आजीविक संप्रदाय से संबंधित था। बौद्ध धर्म से अधिक जानकारी और भी आप जान सकते हैं कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी प्रतिमा अफगानिस्तान के बामियान में है, जिसको विष्णुगुप्त द्वारा निर्मित कराया गया। तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित और भी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से इतना बहुत है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHC1, CaCO3, Na2CO3। ध्यान रखना, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NaCO3। यानी इसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे अगर बाई लगा हो, बाई कपड़े नहीं धोएगी, बाई कपड़े नहीं धोएगी, यानी जब कपड़े नहीं धोएगी तो यानी खाने वाला हो जाएगा। जब कपड़े नहीं धोगी तो खाने वाला हो जाएगा। जब कपड़े धोएगी तो यानी खाने वाला नहीं होगा। तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का रासायनिक NaCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी बाई कपड़े नहीं धोएगी। ध्यान रखना। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपने देखा Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा अगर पूछे तो बेकिंग सोडा में क्या पाया जाता है? एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी भी पाई जाती है। बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें कहते हैं? बेकरी में, अग्निशामक में भी इसका प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा गुड़ कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्षारी होता है। अम्ल क्षार लवण आपको पता होना चाहिए। अगर अम्ल क्षार लवण में विशेष अंतर जानना होगा तो जैसे अगर pH मान 7 है तो उदासीन होगा, 7 से कम है तो लवणी होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारी होगा। ध्यान रखना, ये भी pH मान के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष ... चलता है 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 जून से 31 मार्च। आशा करते हैं आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। कितना होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। इसकी व्याख्या ध्यान से देखिए। इसकी व्याख्या दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि में प्राप्त आय व्यय की गणना वित्तीय वर्ष कहलाता है। ध्यान रखिए, भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1967 में पहले 1 मई
से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष माना जाता था। वर्ष 1967 से भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया। आरबीआई 1940 से जुलाई जून वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है, ध्यान रखना किया जाता है। आरबीआई 2020 से 2021 में जुलाई से 31 मार्च तक 9 माह का वित्तीय वर्ष समाप्त कर दिया गया। आरबीआई ने 2021 से 2022 में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष स्वीकार कर लिया, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बेल्जियम, डी स्पेन। तो आशा करते हैं इसका उत्तर आप लगा चुके होंगे। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या और उत्तर बताते हैं। तो इसकी विस्तृत व्याख्या और उत्तर क्या है आपका? सी पता है, बेल्जियम ने जीता था। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 बेल्जियम देश ने जीता था। तो इसकी थोड़ी और व्याख्या समझते हैं। व्याख्या ही सबसे महत्वपूर्ण आपके साथ होने वाली है। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था। ध्यान रखना दोस्तों, 2018 या पुरुष हॉकी विश्व कप 14वां संस्करण भारत का उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया था। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत को मिला है। देखना, विश्व पुरुष हॉकी कप की शुरुआत 1971 में हुई। कब हुई थी दोस्तों? 1971 में। ध्यान रखना, FIH की स्थापना 1924 में हुई थी। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके विषय में अन्य जानकारी और देख लेते हैं। 2023 के टॉप स्पोर्टिंग इवेंट्स भी देख लीजिए ध्यान से। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कब? 13 से 29 जनवरी। कहाँ? भारत में। ICC T20 10 से 26 जनवरी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 3 से 16 जुलाई। कहाँ पर? इंग्लैंड में। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 20 जुलाई से 20 अगस्त। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 21 अगस्त से 27 अगस्त। कहाँ पर? डेनमार्क में। एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। कहाँ तक? चीन में। ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप 1 अक्टूबर से नवंबर, भारत में। ये सब संभावित है, यहाँ पर होने वाला है, इसलिए इस टेबल को ध्यान में रखिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका बनने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ने डॉट की उपाधि धारण की थी। नूर अल दीन, नूर महल, जिले ए इलाही, जहां पनाह। ध्यान रखिए। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर लगा चुके होंगे। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या और उत्तर बता देते हैं। ध्यान रखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ने जिले ए इलाही यानी भगवान की छाया की उपाधि धारण की, यानी वो स्वयं को भगवान मानने लगा। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, यानी जो सुल्तान है वह स्वयं पृथ्वी पर भगवान है। नियाबत एक खुदाई और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। इसी को क्या कहते हैं? हड़प नीति। क्या कहते हैं? हड़प नीति। साथ साथ इसी को क्या कहते हैं? गोद निषेध प्रथा। क्या कहते हैं दोस्तों? गोद निषेध प्रथा। और इसी को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। चलिए इसके विषय में थोड़ा विधिवत समझते हैं। चलिए जैसा कि दिया है, व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। डलहौजी सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को, इसके बाद जैतपुर को, संबलपुर को, फिर बघाट को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को अपने अधिकार क्षेत्र में किया था। तो इसके बाद देखना कि नागपुर को भी किया था और करौली एवं अवध को भी अपने क्षेत्र में किया था। 1825 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक शासक उत्तराधिकारी के अभाव में गोद ले सकते हैं, लेकिन डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया।
जिन्हें वैध उत्तराधिकारी नहीं थे। यानी जिसके पास अगर बच्चे नहीं हैं उसका वंशज का उत्तराधिकारी वो नहीं हो सकता। वेबका सिद्धांत और युद्ध के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार डलहौजी के काल में हुआ। डलहौजी के शासन 1948 से 1956 तक रहा। कब से? 1948 से 1956 तक रहा। इसके बाद आ जाता है कौन सा? कैनिंग आ जाता है। डलहौजी के काल के में पहली बार रेल लाइन का निर्माण किया गया। कहां से? मुंबई से थाड़े। कब? कितना? 1853 में। ध्यान रखना। कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। डलहौजी के कार्यकाल में जीटी रोड का पुनः निर्माण कराया गया तथा गंगा नहर का भी निर्माण कराया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डाट के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए महारानी चांद, ऑप्शन बी महाराजा दिलीप सिंह, ऑप्शन सी महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन डी महाराजा खड़क सिंह। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर लगा चुके होंगे। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या और उत्तर बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, जिससे कारण सिख महाराजा दिलीप सिंह लाहौर की संधि 9 मार्च 1948 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हुए। लाहौर संधि के तहत दिलीप सिंह ने सतलज पार अपने सभी किलों को अंग्रेजों को दे दिया। महाराजा दिलीप सिंह ने अपनी सेना भंग करके 12,000 घुड़सवार एवं 20,000 पदाति सेना सीमित रखने की सहमति व्यक्त की। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तानी की एकमात्र नदी है? कोसी, लूनी, वनास या बेतवा? तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप दे चुके होंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कौन सी है। लूनी है। कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली की पुष्कर घाटी से निकलती है। ध्यान रखना, लूनी नदी 320 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कोसी नदी सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत के हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो 7 धाराओं से मिलकर बनी है, जिसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। ध्यान रखिए, इस शोक से निपटने के लिए नेपाल में हनुमान बैराज का निर्माण किया गया। किसका? हनुमान बैराज का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। चारों का चारों ऑप्शन का विस्तृत व्याख्या आपको बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी आपका क्या दिया गया? उड़ीसा। क्या दिया गया? उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या समझ लेते हैं। तो डी, भारत का उड़ीसा राज्य वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा राज्य 13 से 29 जनवरी 2023 की पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत हाईलाइट है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एम.जे. अकबर, प्रणब मुखर्जी, सीताराम येचुरी या जसवंत सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? प्रणब मुखर्जी। चलिए देख लेते हैं इसके विषय में थोड़ा अतिरिक्त जानकारी। तो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक सीताराम येचुरी हैं।
सीताराम येचुरी हैं, यहाँ गलती से हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सीताराम येचुरी एक भारतीय राजनीतिक एवं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। ओडिसी आपको पता होना चाहिए, ओडिसी किससे संबंधित है, ओडिसी आपकी उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं, इसकी व्याख्या आपको बताएंगे और समझ लिए थोड़ा सा ए टेबल जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। टोटल ट्रिक है, आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। करेले की कथा, केरल यानी कथकली, पंजे में भांग डालो, पंजाब भांगड़ा, राजा तुम घूमो, राजस्थान घूमर, असम की बहू, असम बिहू, अरुणा का मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश मुखौटा, गुजर गई गरीबी, गुजरात गरबा, झाड़ू में छाऊ, झारखंड का छऊ, यूके में गडा, उत्तराखंड गढ़वाली, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, छतरी में गाड़ी, छत्तीसगढ़ गाड़ी, हिम्मत की धमाल, हिमाचल धमान, गोवा की मंडी, गोवा में मंडी है, बगले की काठी, पश्चिम बंगाल की काठी, मेघ लाओ, मेघालय में लाओ है। इसके बाद अगला क्या है, नाच की चोच, नागालैंड की चोच है, उड़ी उड़ी बाबा, उड़ीसा के ओडिसी, कान में करो यक्षगान, कर्नाटक में यक्षगान, तुम मिले भारत, तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर की रास, उत्तर प्रदेश रासलीला। ध्यान रखना ये ट्रिक है, यदि आपने ध्यान से देख लिया आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी झारखंड, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। चलिए ध्यान से देखिए, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में 2 सदन है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तेलंगाना। इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी? अम्बुकटी, अम्बुकटी। ध्यान रखना इसकी ट्रिक अम्बुकटी, याद रखना अम्बुकटी। तो चलिए इसके विषय में और देखते हैं। जम्मू कश्मीर क्या दिया गया है? जम्मू कश्मीर में स्थापित द्विसदनीय व्यवस्था कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 11, ओ सी 9 या डी 11। तो क्या है मौलिक कर्तव्य? 11 है। चलिए थोड़ा इसके विषय में और समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ध्यान समझ लीजिए, भारतीय संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी किसमें है? डीपीएसपी में। कितना? डीपीएसपी है, यानी नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित था। इसके अनुसार हर माँ बाप का दायित्व है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी जो प्रीवियस पूछा गया, एहोल की राजधानी थी चोलों की, पल्लवों की, चालुक्यों की या पांड्यों की? एकदम गजब का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर और व्याख्या आपको साथ साथ बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा? किसकी? चालुक्यों की राजधानी। किसकी? चालुक्यों की राजधानी वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह को माना जाता है। बादामी या वातापी के चालुक्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी राजधानी क्या थी? बीजापुर कर्नाटक। एहोल आधुनिक कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जो कि संस्कृत भाषा में है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन के लिए आप पढ़ के जाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी राजस्थान। कोणार्क, कोणार्क कहाँ पर है? तो आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ध्यान रखना। चलिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव हर वर्ष 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव 1989 में शुरू किया गया। कोणार्क नृत्य सूर्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखना, कोणार्क नृत्य उत्सव भारतीय शिल्प के इतिहास को महसूस करने और प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टंकेश्वर हजारिका बोरयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए सत्रिया, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी और सी आपका भरतनाट्यम, डी कथक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सत्रिया। क्या हो जाएगा? सत्रिया। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के सत्रिय शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सत्रिय नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय नृत्य को 2000 में 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर लिया गया। ध्यान रखना, सबसे बाद में जोड़ा गया। सत्रिय नृत्य के संस्थापक श्री मंत शंकर देव को माना जाता है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय व छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। भारत में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्या माना जाए? सादिर शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? सादिर शास्त्रीय नृत्य। थोड़ा समझ लेते हैं शास्त्रीय नृत्यों के विषय में मैप से। जैसे कि मैप में हम यहाँ पर डिजाइन करके बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा? कथक है। और यहाँ पर केरल में 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम, याद रखना है। यहाँ पर आपका दिया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन सा? भरतनाट्यम। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा? कुचिपुड़ी यानी कच्चीपुड़ी। यहाँ पर उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में कौन दिया? ओडिसी। और यहाँ आपने देखा कौन सा? मणिपुर में मणिपुरी। और यहाँ पर असम है, असम में कौन सा? सत्रिय। पूरा मैप में आपको अच्छे से दिखा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वयं आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। स्वयं आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? संगमरमर मार्बल, बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, आतिशास्य बेसाल्ट। तो चलिए इसकी व्याख्या बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए व्याख्या थोड़ा समझ लीजिए। स्वयं आग्नेय चट्टान, स्वयं आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। यह क्या है? बेसाल्ट है। क्या है? बेसाल्ट है। थोड़ा इस ग्राफ को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, अवसादी चट्टान के रूपांतर बनी शैले। यहाँ पर मौलिक चट्टान का नाम दिया गया, यहाँ पर जो रूपांतरित नाम होता है। यानी मौल चट्टान अगर अवसादी है, शैल है, तो क्या बन जाएगी? स्लेट बन जाएगी। यह अवसादी चूना पत्थर क्या बन जाएगी? संगमरमर बन जाएगी, कायांतरित होकर या रूपांतरित होकर। अवसादी बलुआ पत्थर है तो क्या बन जाएगी? क्वार्टजाइट बन जाएगी। अवसादी चाक या डोलोमाइट है तो क्या बन जाएगी? संगमरमर बन जाएगी। अवसादी अगर कोग्लोमेरेट है क्या बन जाएगी? क्वार्टजाइट। ध्यान रखना, इसके विषय में अगला समझते हैं। यहाँ पर अगर दिया है टेबल, आग्नेय चट्टान के रूपांतर से बनी शैले, यानी आग्नेय अगर ग्रेनाइट है तो क्या बन जाएगी? नीस बन जाएगी। अगर बेसाल्ट है क्या बन जाएगी? सिस्ट। क्या बन जाएगी दोस्तों? सिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया यहाँ पर, रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतर से बनी शैले, यानी अगर रूपांतरित चट्टान स्लेट है तो क्या बन जाएगी? फाइलाइट बन जाएगी। यदि फाइलाइट है तो क्या बन जाएगी? सिस्ट बन जाएगी। यदि गैब्रो है तो क्या बन जाएगी? सरपेंटाइन। क्या बन जाएगी? सरपेंटाइन। तो आपको पहला सीरीज का वीडियो दे चुके हैं। इसी तरीके से अच्छे सीरीज के वीडियो एवं नोट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य बच्चों तक शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी अपने करियर को अच्छा अंजाम दे सकें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।